हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष अग्रवाल है। मैं एक मेडिको हूँ। मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर आयुष काउंसलिंग, और यही सेम डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के नीट की काउंसलिंग में भी चल जाएंगे सारे के सारे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ चेंज होगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बट एंड तक पूरा देखना। मैं इसको जल्दी से आपके डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा किस किस को रिन्यू करवाने हैं, किसको रिन्यू नहीं करवाने हैं। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड हमारी आ गई है। ये पहले ही देखो, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीट यूजी एडमिट कार्ड, नीट यूजी रिजल्ट स्कोर कार्ड, प्रोविजनल लेटर। एडमिट कार्ड का ऐसा है कि बच्चे अपने भूल चुके हैं कि मेरा एडमिट कार्ड किसी का है किसी का नहीं, उनको ढूंढने में टाइम लगेगा। जो मेल आईडी आपने नीट के एडमिट कार्ड में मतलब नीट का फॉर्म भरते टाइम लगाई थी, उस मेल आईडी पे जाना, ऊपर एनटीए सर्च करना। आपके एनटीए के सारे आपके मेल्स उनके आ जाएंगे, चाहे वो एडमिट कार्ड हो, स्कोर कार्ड हो, कुछ भी हो। तो एडमिट कार्ड आपको वहां से मिल जाएगा। और आपको अगर नहीं मिल रहा है तो स्कोर कार्ड भी निकलवा लेना। स्कोर कार्ड भी आपको वहीं से मिल जाएगा, नीट यूजी के स्कोर कार्ड। दूसरा आपको डाउनलोड करना है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जो आपके नोडल सेंटर सर या AACCC की पोर्टल से आपको जो अलॉटमेंट लेटर मिला है उसको डाउनलोड करना। एक हार्ड कॉपी उसकी निकलवा लेना, 2-3, और उनकी फोटोकॉपी भी करवा लेना, क्योंकि जरूरत पड़ती है काउंसलिंग के टाइम पर जाकर। ये दिखाना होता है, वहां पे मैच करना होता है कि क्या अलॉटमेंट लेटर आपको आया है। फिर उसके बाद आते हैं क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 10th की सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। मार्कशीट की जरूरत पड़ती है, वैसे तो क्लास 10th का सर्टिफिकेट लगता है, बट मार्कशीट की जरूरत पड़ती है प्रूफ ऑफ DOB के लिए, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। ठीक है, वैसे सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, बट मार्कशीट भी कहीं कहीं लगती है DOB के सर्टिफिकेट के लिए, जब वो लोग चेक करते हैं। 12th की सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों लगती है। और उसके बाद आपका स्कूल से मिलता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको हम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ट्रांसफर सर्टिफिकेट TC के साथ साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है TC स्कूल से, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है। और दूसरी ये बात होती है, अगर आप लोग जैसे मान लो नीट पार्शियल ड्रॉप आप लोग लेते हो, BSc कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर आप लोगों के पास या तो BSc कर रहे हो, आपकी फाइनल हो गई है, तो BSc की वो लास्ट की डॉक्यूमेंट्स दिखाना, जो आपके कॉलेज से आपको TC मिलेगा। अगर नहीं है तो आप लोग स्कूल का अपना गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना तहसीलदार से। ये डॉक्यूमेंट्स 10-15 दिन पहले ही तैयार करवा लेना, टाइम पर नहीं बनते हैं। जो आपके गैप सर्टिफिकेट है, गैप का जो सर्टिफिकेट है उसको बनवा लेना, वो 1 या 2 दिन में ही तैयार हो जाता है। तहसीलदार आपको हैंड टू हैंड बना के दे देगा। ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए या 300 रुपए का आपका खर्चा बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं। देखो ये लिखा है इसमें, इफ एप्लीकेबल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके जमा हो जाते हैं आपके कॉलेज में बॉन्ड के हिसाब से। जिस कॉलेज में बॉन्ड होता है उस कॉलेज में पैसे देकर बॉन्ड मतलब पैसे देकर वो डॉक्यूमेंट्स देते हैं, और जिस कॉलेज में बॉन्ड नहीं होता तो वो लोग क्या करते हैं कि आपको बॉन्ड फ्री ऑफ कॉस्ट रिटर्न कर देते हैं कॉलेज वाले। कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आप SC ST OBC EWS कैटेगरी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट। ये चीज ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2025 के बाद ही जो आपका सर्टिफिकेट बना है वही एप्लीकेबल है काउंसलिंग में। 1 अप्रैल 2025 के बाद जो भी आपका सर्टिफिकेट बना है कास्ट सर्टिफिकेट, वही एप्लीकेबल है। उसके अलावा कोई एप्लीकेबल पिछले साल वाला, उससे पिछले साल वाला नहीं होगा। वो सब कहते हैं मगर नहीं होता है। इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये उसके मतलब कि होना चाहिए जरूर। दूसरा आपका आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इसमें 85% स्टेट कोटा आपका मिल लगता है। अगर आप स्टेट की काउंसलिंग करवाते हो 85% का आपको लगता है। और ऑल इंडिया में आपको कितने % सीट मिलती है? 15% कोटा मिलता है। तो ज्यादातर जो चांसेस होते हैं ना सीट मिलने के, जैसे किसी की लो रैंक पे मोप अप राउंड तक भी अगर जो सीट मिलती है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा के स्टेट काउंसलिंग में ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वहां पे 85% कोटा होता है कि यूपी के बच्चे को यूपी में ही सीट मिल जाए। ज्यादातर ये होता है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, देखो सेम मैंने यहाँ पे आगे भी लिख दिया है, सेम एज नीट एप्लीकेशन। जो आपके नीट के एप्लीकेशन पर, एडमिट कार्ड पर, स्कोर कार्ड पर जो भी लगी हुई आई है फोटो, उसी को निकलवाना, ताकि वेरीफाई आपकी अच्छे से हो जाए। वेरीफाई आपकी, जब आप नोडल सेंटर पर या जा रहे हो, बच्चे आप ही नहीं और भी बहुत सारे बच्चे होंगे, या आप नोडल सेंटर पर पहुंचते पहुंचते आपको पता नहीं है नोडल सेंटर आपका कितनी दूर आया है, पहुंचते पहुंचते आपका नोडल सेंटर दूर हो गया, लेट हो गए, तो आप लोगों को पता नहीं है कि कितनी चीजें खराब हो सकती हैं। तो अपना वो जो जल्दी जल्दी आपको वेरीफाई करवाना है, फोटोग्राफ्स जो एप्लीकेंट मतलब कि नीट के एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड पर हैं, वही निकलवा लेना। कम से कम 8 से 10 या 10 से 15 अपनी फोटो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स वो निकलवा लेना, वो आपको हेल्प पड़ेगी। और तीसरा आपको ये है, डिजी लॉकर पर अपनी सारी मार्कशीट, सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही वेरीफाई करके ले जाना, क्योंकि कितने नोडल सेंटर पर डिजी लॉकर से वेरीफाई करते हैं, थंब लगाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ और बच्चे को आगे भेज देते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगाते, वो सारी मार्कशीट लेके नहीं बैठते कि सारी मार्कशीट लेके बैठते हैं। फिर उसके बाद वो हर मार्कशीट पर रोल नंबर डाल के चेक करते हैं कि ये रोल नंबर आपका मान लो 58384 है, उसको फिर वो अपने सेंटर पर डालेंगे।
फिर वो चेक करेंगे कि हाँ मार्कशीट बच्चा जो लाया है ये मार्कशीट ओरिजिनल है भी या नहीं है, या गलत तो नहीं है। तो वो सीबीएसई की साइट पर जाके चेक करते हैं। अगर आईसीएसई बोर्ड है तो आईसीएसई बोर्ड साइट की बोर्ड पर जाके मतलब चेक करते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसे ही वो मार्कशीट अपनी पहले ही डिजी लॉकर से वेरीफाई करवा के ले जाना। अगर आपका वहाँ वेरीफाई ऑनलाइन हो रहा होगा तो वेल एंड गुड है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आइडेंटिटी प्रूफ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड ओरिजिनल लेके जाना। उनकी 2-3 फोटोकॉपी भी लेके जाना, क्योंकि 1-2 फोटोकॉपी वो लोग सेंटर पर जमा कर लेते हैं। बाकी आप ओरिजिनल लेके जाना और कम से कम 5-5 फोटोकॉपी उनकी जरूर रखना अपने पास, आपने जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी कुछ लगाया। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में आपका देखते हैं। उसके बाद ये होता है कि वहाँ पे आपने हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगवाया है, उसकी वैक्सीन ली है या नहीं ली है, क्योंकि काफ़ी केसेस में बच्चों को काफ़ी मतलब STI होते हैं, ये सब होता है। तो एक अवेयरनेस के हिसाब से वो सर्टिफिकेट सबमिट होता है। NRI भी सर्टिफिकेट सबमिट होता है। PWD सर्टिफिकेट, PWD कैटेगरी आपकी है, फिजिकली हैंडीकैप तो नहीं है, या उसके बिहाफ पे जो आपको सीट मिल रही है वो 55% सीट जो मिल रही है, वो PWD कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपनी घर के पास जो भी आपकी तहसील है वहाँ से उसको बनवा लेना, जो भी म्यूनिसिपल अथॉरिटी आपकी वहाँ की है उससे बना के तैयार करना है। गैप सर्टिफिकेट कि आपने ड्रॉप लिया है, आपको 1 से ज़्यादा ड्रॉप हो गए जो भी हुए, तो वो गैप सर्टिफिकेट आपके 12th के बाद आपके लगेंगे। इसके बाद आता है NRI कोटा, मैनेजमेंट कोटा अलग से होता है। जैसे वैसे तो मैनेजमेंट कोटा जैसा कुछ होता ही नहीं है, बट NRI कोटा, मैनेजमेंट कोटा। NRI कोटा मैं देखो पहले हिंदी में आपको बताया था। NRI कोटा में ऐसा होता है, मान लो आपके जो कुछ आपके रिलेटिव्स हैं वो बाहर रह रहे हैं, कनाडा रह रहे हैं, अमेरिका रह रहे हैं, उनका आपके रिलेशन दिखा के आपका कम मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा, बट कुछ ना कुछ डोनेशन लगती है। NRI सीट्स होती हैं और उनसे आपका रिलेशन दिखा के आपको सीट मिल जाती है। कुछ काउंसलर्स, कुछ नीट स्कैमर्स क्या करते हैं कि बच्चों को फेक, उनका मतलब कि फेक दिखाते हैं रिलेशन NRI बंदों से, NRI वालों से, फॉरेनर से उनका फेक रिलेशन दिखा के बच्चों को सीट दिलवा देते हैं। पैसे दे के 50 लाख 1 करोड़ रुपए दे के उनको NRI कोटा के थ्रू सीट दिलवा देते हैं। वो क्या करते हैं, फेक उनसे रिलेशनशिप दिखाते हैं बाहर के बंदों से, फॉरेनर से। ये मैंने एक शॉर्ट समरी आपको हिंदी में बता दी। बाकी उसके बाद NRI कोटा में क्या क्या लगेगा, कैंडिडेट्स पासपोर्ट साइज फोटो, इंडियन और फॉरेनर दोनों की, स्पॉन्सर्स पासपोर्ट, जिसने मैंने स्पॉन्सर करा उसका पासपोर्ट लगेगा, वीजा लगेगा, ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब जो भी प्रूफ्स हैं वो सारे सर्टिफिकेट्स लगेंगे। NRI स्टेटस सर्टिफिकेट लगेंगे आपके इंडियन एम्बेसी से, जो इंडियन एम्बेसी से सर्टिफाइड होना चाहिए। स्पॉन्सरशिप एफिडेविट, मतलब आपके चाचा, मामा, ताऊ या ब्लड रिलेशन भी है उनके साथ, तो उनका स्पॉन्सरशिप एफिडेविट लगेगा कि हमने इनको स्पॉन्सरशिप करा है। जैसे मेरा कोई दोस्त है तरुण, तो मैं उसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस हिसाब से उसका स्पॉन्सरशिप एफिडेविट लगेगा। रिलेशनशिप प्रूफ लगेगा कि क्या रिलेशन है। बर्थ सर्टिफिकेट, तहसीलदार इशूड फैमिली ट्री, तहसीलदार क्या करते हैं, नीट स्कैमर जो होते हैं वो तहसीलदार से फैमिली ट्री बना के एक सर्टिफिकेट बना देते हैं। ये OCI लगता है, OCI का एक मतलब कार्ड लगता है, ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, PIO कार्ड लगता है। प्रूफ ऑफ NRI एड्रेस की आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, जहाँ पे आप रह रहे हैं, अमेरिका, USA, कनाडा, कहीं भी आप रह रहे हैं बाहर, तो वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक पासबुक, रेंट पर रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट लगता है, या उधर का आपका मतलब वो लगता है पोस्ट ऑफिस का जो सर्टिफिकेट है, पोस्ट ऑफिस का सर्टिफिकेट लगता है, पोस्ट एड्रेस लगता है अगर आप बाहर कहीं भी रह रहे हो, तो इस हिसाब से चीज़ें चलती है। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरी चीज़ें हैं जो मैंने समझा दी। इसके बाद अगर किसी कोटा पे जाते हो उसके थ्रू आपका अगर एडमिशन हो रहा है, वो सिर्फ डोनेशन से होगा। 50 लाख 1 करोड़ रुपए आपको खर्च करना ही होगा, उसी भी पे आपका एडमिशन होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी इस बार तो अपने इन स्कैम से बचना। मैंने अपनी इंस्टाग्राम पर रील डाली थी, आप लोगों ने देखी थी कि उसको देख के काफ़ी लोगों ने रील बना दी है कि इतने पे एडमिशन हुआ, इतने लाख पे एडमिशन हुआ, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट NMC भी वो अवेयर हो गई है। काफ़ी कॉलेजेस बैन कर दिए हैं। दिल्ली में हमदर्द कॉलेज बैन कर दिया, उसमें एडमिशन नहीं होगा नीट 2025 में इस बार एक बच्चे का भी, ठीक है। बाकी काउंसलिंग के लिए कुछ भी ज़रूरत हो तो आप, कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ सारी चीज़ें, सबका रिप्लाई करूँगा, जितना मेरे पे टाइम हो पाता है मैं सबका रिप्लाई करता हूँ मेरे अपने उससे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।